गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को ज्वाइन कर लो, देन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग। 8 बजे सभी फ्री नहीं हो पाते क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। साढ़े 8 का ठीक है। नमस्कार वीरेंद्र, नमस्कार। नोटिफिकेशन नहीं आया है? नहीं, नोटिफिकेशन तो मैं 2-3 बार भेज चुकी हूँ। एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया क्या? और ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वहाँ पे भी मैंने टाइम शेयर कर दिया था कि 8 बजे क्लास शुरू होगी। नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था भाई। आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन टाइप होने बचते हैं। टाइप हो जाएंगे तब एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आज पूरे हो नहीं पाए, वो कल मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर ही नहीं आया, आना तो चाहिए था। बाकी के पास भी नहीं आया क्या? इसीलिए कम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है क्या? एक बार फिर से करते हैं सेंड। दूसरी क्लास का तो नहीं भेज दिया मैंने नोटिफिकेशन। अच्छा अभी बताओ, अब आया है? मैंने अभी दोबारा से नोटिफिकेशन सेंड किया है, अभी नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं आया, मेरे पास तो आ रखा है, मैं 2-3 बार भेज चुकी हूँ। पता नहीं। आया है। गुड इवनिंग परवीन। इतना टफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। आया है बट क्लास को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा।
क्यों चल नहीं रही क्या क्लास? टफ नहीं है, टफ नहीं है, बहुत इजी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टेंशन ना लो, बहुत ही इजी है। अच्छा, नहीं था एमसीए में, चलो कोई नहीं, एमसीए में नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टीओसी। टीओसी स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। टीओसी स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मीन्स हम कंप्यूटेशन की थ्योरी को स्टडी करते हैं कि ये एक बेसिकली हमारी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल ब्रांच की थ्योरेटिकल टर्म है, दैट इज़ टीओसी। टीओसी या फिर आपको मिलेगा इसका दूसरा नाम ऑटोमेटा थ्योरी, टीओसी और फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज को, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, वो सब हम अपनी आगे फर्दर आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटा थ्योरी को स्टडी करेंगे, किसी ऑटोमेटा को बनाया कैसे जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है। और थ्योरी, टीओसी स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। मीन्स जो हमारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं उनकी थ्योरी को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मेन मोटिवेशन क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? सबसे पहला मोटिवेशन तो यही है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम टीओसी को स्टडी करते हैं। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। हेलो प्रीति, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मीन्स कंप्यूटेशन की थ्योरी को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स को स्टडी करते हैं, और बेसिकली हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो हमारे ऑटोमेटा के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं और फंडामेंटल कंप्यूटेशनल मॉडल, मशीन मॉडल्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेन मोटिवेशन है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लाइक कंपाइल करने का काम करता है, एनएलपी पे वर्क करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन में हमारी हेल्प करता है, यूजिंग ऑटोमेटा, यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑटोमेटा। कंपाइलर के बेसिकली 3 फेज रहेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ये सब हम अगर कंपाइलर करेंगे तो उसमें स्टडी करने वाले हैं। अदरवाइज इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ वर्ड प्रोसेसर, सेल्यूलर ऑटोमेटा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। सो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा कंप्यूटेशनल मॉडल का, कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल, तो कंप्यूटेशनल मॉडल के अंदर हम बेसिकली 4 मॉडल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकंड वन, ये नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, पुश डाउन ऑटोमेटा।
पुश डाउन ऑटोमेटा। थर्ड वन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड फोर्थ वन इज ट्यूरिंग मशीन, फोर्थ वन इज ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, इनको आप फाइनाइट ऑटोमेटा को FA से रीड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। FA फाइनाइट ऑटोमेटा, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। गुड इवनिंग श्याम। LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन, TM ट्यूरिंग मशीन। तो ये 4 कंप्यूटेशनल मॉडल है जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और ये जो कंप्यूटेशनल मॉडल हैं, ये जो हमारे पास कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं, ये किस किस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा कंप्यूटेशनल मॉडल किस लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर पाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज की हियरार्की क्या रहेगी, मशीन की हियरार्की क्या है। ये कंप्यूटेशनल मॉडल हमारे क्या हैं, मशीन्स हैं। मशीन की हियरार्की क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी करेक्ट हियरार्की बताएं, इनकी करेक्ट हियरार्की बताएं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, देन PDA जो सीक्वेंस लिखी है सेम सीक्वेंस, देन LBA, देन ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो ये हियरार्की आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि लिस्ट पावरफुल टू मोस्ट पावरफुल मशीन की हियरार्की लिखिए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारी कैसी है, लिस्ट पावरफुल। फाइनाइट ऑटोमेटा कैसी मशीन है, लिस्ट पावरफुल। ठीक है, वहीं पे ट्यूरिंग मशीन कैसी है, मोस्ट पावरफुल मशीन, मोस्ट पावरफुल मशीन। नहीं श्याम, DBMS स्टार्ट किया है, नहीं DBMS नहीं स्टार्ट किया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन किया है। सब्जेक्ट्स तो सारे ही करने हैं, कोई भी पहले कर लो कोई बाद में कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमने TOC स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, क्लास तो स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई। क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। चली हुई है क्लास तो। गुड इवनिंग कोमल। कोमल यू आर न्यू स्टूडेंट। एक मिनट भाई, एक मिनट। चली हुई है क्लास। क्लास चली तो हुई है, ठीक है क्लास। हाँ जी, क्लास लाइव है ना, सभी को प्रॉपरली विजिबल है या किसी को कोई डाउट है, बताओ एक बार जल्दी। लाइव है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम थी। चलो ठीक है, ओके, ठीक है स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था
कि क्लास जो है चली नहीं हुई थी, चेक कर लिया भाई, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। सो ये 4 कंप्यूटेशनल मॉडल हैं हमारे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। प्रीवियस एग्ज़ाम में 2016 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नोटिफिकेशन नहीं आया था, नहीं नोटिफिकेशन आया था, मैं 3 से 4 बार सेंड कर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों के पास क्यों नहीं आया, मेरे पास आया है, मैंने भी चेक किया था नोटिफिकेशन, पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स के पास क्यों नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देख लो। सो कंप्यूटेशनल मॉडल 4 हैं हमारे पास। फर्स्ट वन फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज़ FA, पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA एंड ट्यूरिंग मशीन, दैट इज़ TM। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी करेक्ट हियरार्की लिखिए, इनकी करेक्ट हियरार्की लिखिए, लिस्ट पावरफुल मशीन टू मोस्ट पावरफुल मशीन। सो लिस्ट पावरफुल मशीन कौन सी रहेगी? फाइनाइट ऑटोमेटा, देन उससे पावरफुल PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा, देन उससे पावरफुल लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और लास्ट वन इज़ दैट इज़ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज़ मोस्ट पावरफुल मशीन, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन इज़ मोस्ट पावरफुल मशीन। देन नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ ऑटोमेटा। व्हाट इज़ ऑटोमेटा? सो ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा हमारा बेसिकली एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल है जो कि कंप्यूट करता है और एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है और हमें आउटपुट पे भी क्या ही देता है? स्ट्रिंग देता है, और उस पूरी स्ट्रिंग को रीड करता है सिंबल बाय सिंबल, लेफ़्ट टू राइट, सिंबल बाय सिंबल, लेफ़्ट टू राइट। यानी कि कुछ इस तरीके से ऑटोमेटा का सिनेरियो, लाइक दिस इज़ ऑटोमेटा, इनपुट लेगा एज ए स्ट्रिंग, इनपुट में क्या लेगा? एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? आउटपुट। वो आउटपुट भी कैसी होगी? एज ए स्ट्रिंग होगी। वो आउटपुट भी कैसी होने वाली है? एज ए स्ट्रिंग होने वाली। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटा। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटा। सो ऑटोमेटा इज अ computational fundamental model it can compute something, प्रोसेस समथिंग, कुछ ना कुछ कंप्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, और इनपुट कैसी होगी? इनपुट ऑलवेज एज अ स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड। दिस स्ट्रिंग इज automatically processed symbol by symbol and left to right, symbol by symbol and left to right। यानी कि हमारी जो भी स्ट्रिंग लिखी है लाइक रेड, तो इसको प्रोसेस करेगा लेफ्ट टू राइट और सिंबल बाय सिंबल। सिंबल क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस करेगा, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूस आउटपुट एज ए स्ट्रिंग। हमें आउटपुट प्रोवाइड करके देगा, वो भी कैसी होगी? एज ए स्ट्रिंग होगी। वो भी कैसी होगी? एज ए स्ट्रिंग होगी। दिस इज अवर ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा क्या है? एक मैथमेटिकल मशीन है, कंप्यूटेशनल मॉडल है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कंप्यूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और इनपुट पे क्या जाता है? एज ए स्ट्रिंग जाता है, और वही उसी इनपुट को एज ए स्ट्रिंग जो इनपुट गया है उसको प्रोसेस करता है वो पर्टिकुलर मशीन, सिंबल बाय सिंबल एंड लेफ्ट टू राइट। और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है, और वो आउटपुट भी हमारी कैसी रहती है? दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऑटोमेटा पढ़ लिया। ऑटोमेटा की थ्योरी क्या होगी, अलग अलग ऑटोमेटास को हम स्टडी करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज।
व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज? सो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी? फॉर्मल लैंग्वेज इज ओनली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। फॉर्मल लैंग्वेज किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स का कलेक्शन हो उसे हम क्या कहने वाले हैं? फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज। और ये जो स्ट्रिंग होंगी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के केस में, ये जो स्ट्रिंग होंगी ये आपकी मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, दोनों चलेगा। ऑटोमेटा जो है एज ए इनपुट जो स्ट्रिंग लेता है वो मीनिंगफुल है तो भी काम करेगा, मीनिंगफुल पे भी काम करेगा, मीनिंगलेस है तो भी उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो नेचुरल लैंग्वेज में हो। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई ना कोई मीनिंग हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, और जो इनपुट होगी वो मीनिंगफुल भी हो सकती है, मीनिंगलेस भी हो सकती है, लाइक ABC। अब ABC का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन इस ABC को ऑटोमेटा जो है प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड कराएगा जिस टाइप से हम उसका बिहेवियर चाहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद आता है हमारे पास मशीन वर्जन। मशीन वर्जन तो हमने पढ़ लिया। मशीन वर्जन, तो मशीन वर्जन की आप लोग हियरार्की देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा, देन PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड देन LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लास्ट वन इज ट्यूरिंग मशीन। दिस इज द मशीन वर्जन। फाइनाइट ऑटोमेटा, PDA, LBA एंड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज तो पढ़ लिया। अब लैंग्वेज जो है वो उसके अलग अलग जो वर्जन हैं, जो लैंग्वेज है उसके भी हमारे पास अलग अलग वर्जन हैं। तो कौन कौन से हैं? सो लैंग्वेज वर्जन को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास टाइप 3, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। Then next one is context free language, CFL. Third one is context sensitive language, context sensitive language stands for CSL. And next one, recursive language, last one is recursive enumerable language, अब इनकी जो हियरार्की होगी इसको कई बार कहा जाता है चॉम्स्की हियरार्की, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? फॉर्मल लैंग्वेज को चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर्मल लैंग्वेज को, तो इसीलिए इसका नाम चॉम्स्की हियरार्की भी कह सकते हो आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार सीक्वेंस पूछी जाती है। रेगुलर लैंग्वेज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL. Regular language is a proper subset of CFL, is a proper subset of CSL, is a proper subset of recursive language, is a proper subset of recursive enumerable language. तो ये हियरार्की भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रेगुलर है तो वो बाकी सभी होगा। अगर कोई CFL है तो वो उससे ऊपर का तो होगा, यानी कि CSL होगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी, लेकिन वो रेगुलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
नहीं है। सेम अगर कोई लैंग्वेज CSL है तो वो रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल तो होगी, लेकिन वो रेगुलर और CFL हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेम अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव लैंग्वेज है तो वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगी, लेकिन रेगुलर CFL CSL हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई लैंग्वेज लाई करती है रिकर्सिव इन्यूमरेबल के केस में तो वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी, लेकिन इनमें से कोई हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन। मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन। ठीक है, तो मशीन वर्जन में हमारा कौन कौन सा था? फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, देन PDA, then LBA and then ट्यूरिंग मशीन। ये हमारी सीक्वेंस थी मशीन वर्जन की। यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज, देन CFL कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड देन CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, and then recursive language, and last one is recursive enumerable language। अब इनके बीच में आपस में इनकी हियरार्की क्या है, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है, लिस्ट पावरफुल मशीन, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है रेगुलर लैंग्वेज को। फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो है वो रिकॉग्नाइज करती है रेगुलर लैंग्वेज को। PDA पुश डाउन ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करती है CFL कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। एंड देन LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करती है CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज रिकर्सिव लैंग्वेज एज वेल एज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज रिकर्सिव लैंग्वेज एज वेल एज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस एग्ज़ाम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आता है वहाँ पे एक क्वेश्चन ये तो आता ही आता है। ये पूछेगा या तो मैच द कॉलम पूछेगा कि कौन सी मशीन कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है, या फिर सिंपली इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर सीक्वेंस पूछ सकता है फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद PDA देन LBA देन ट्यूरिंग मशीन, या फिर सेम लैंग्वेज वर्जन की हियरार्की पूछ सकता है। रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ CSL, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ना कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उन टर्म्स को हम आगे अपनी क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? सो टर्मिनल हम
किसे कहेंगे? टर्मिनल सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर, डिजिट्स, स्मॉल केस लेटर, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, उनको हम क्या कहने वाले हैं? टर्मिनल। यानी कि टर्मिनल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? टर्मिनल आर रिप्रेजेंटेड बाय, टर्मिनल सिंबल्स आर represented by small case letter, digits and special symbol। तो टर्मिनल के अंदर क्या क्या आएगा? अगर कहीं पे लिखा है कि टर्मिनल वर्ड, तो तभी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि टर्मिनल क्या क्या हो सकता है? स्मॉल केस लेटर, स्मॉल a b c अप टू z, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिंबल हैश, @ डॉलर, %, परसेंटाइल, लाइक दिस। तो आपके माइंड में तभी जैसे ही टर्मिनल वर्ड आया कि टर्मिनल सिंबल्स लिखने हैं, तो कौन कौन से होंगे टर्मिनल सिंबल? स्मॉल केस लेटर, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल जो है उसको छोड़ के बाकी क्या होंगे? नॉन टर्मिनल इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। They are represented by capital letters। यानी कि कैपिटल A, B, C अप टू कैपिटल Z, ये सभी क्या होंगे? हमारे वेरिएबल। या आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज अल्फ़ाबेट। सो अल्फ़ाबेट क्या होगा? अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल। अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल कौन से थे? स्मॉल केस लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, उन सभी के कलेक्शन को, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस समेशन सिंबल। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 0,1। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट में कितने नंबर हैं? 2 हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये कैसा अल्फ़ाबेट है? बाइनरी अल्फ़ाबेट। कैसा अल्फ़ाबेट है? बाइनरी अल्फ़ाबेट है। क्या ये दोनों ही नंबर हमारे टोटल मिला के इनका जो कलेक्शन है क्या वो फाइनाइट है? जी हाँ, बिल्कुल। सो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल। और अगर यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी पूछी जाए, इसको तो हम क्या कहेंगे? बाइनरी अल्फ़ाबेट था। ये हमारा कैसा अल्फ़ाबेट था? बाइनरी अल्फ़ाबेट था, क्योंकि 2 ही सिंबल थे। अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछी जाती तो कितनी होगी? 2। कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2। कार्डिनलिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 A B C 0 1 2। तो यहाँ पे सिग्मा 2 की कार्डिनलिटी क्या होने वाली है? 1 2 3 4 5 6। कार्डिनलिटी क्या होगी? 6। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। और कार्डिनलिटी को इस तरीके से मोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास दैट इज स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रिंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ड। मीन्स ऐसी सीक्वेंस जो कि फाइनाइट हो, जो 0 और मोर सिंबल से बने। जो भी अल्फ़ाबेट में सिंबल्स गिवन हैं उनकी हेल्प से जब हम नंबर ऑफ सिंबल्स की सीक्वेंस बना सकें, लेकिन वो सीक्वेंस भी कैसी हो? फाइनाइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे?
स्ट्रिंग। एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सो ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो और मोर सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा में दिया है 0,1, दो ही सिंबल दिए हैं। तो अगर हम W1 इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केस लेटर दैट इज़ W। सो W1 हमारी, अगर हम चाहें कि 4 टाइम्स 0, तो क्या ये पॉसिबल स्ट्रिंग इससे जनरेट हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम चाहें W2 0101, क्या ये पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है? जी हाँ, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है। इन दोनों सिंबल्स के कलेक्शन से आपको स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और वो स्ट्रिंग भी, उस स्ट्रिंग की सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ एक बार। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर या फिर आप बोल सकते हैं क्लीन स्टार। क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार, ठीक है। इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टार से, ठीक है। इसका नाम क्लीन क्यों है? क्योंकि इसको इन्वेंट किया था जेएम क्लीन ने इनको इन्वेंट किया था। उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार रखा गया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा स्टार से। क्लीन क्लोजर होता क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स which can be constructed using symbols in sigma including null string, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास हम उन सभी स्ट्रिंग्स के सेट को हम क्या कहने वाले हैं? क्लीन क्लोजर, जो कि उन सिंबल से कंस्ट्रक्ट की गई हैं जो सिंबल हमारे सिग्मा में प्रेजेंट थे। उन सिंबल्स की हेल्प से हमने स्ट्रिंग्स का सेट बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया? क्लीन क्लोजर। और उस सेट का नल स्ट्रिंग भी पार्टिसिपेट होगा, उस सेट का नल स्ट्रिंग भी पार्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा में अल्फ़ाबेट दिया है दैट इज़ ए। सिग्मा में अल्फ़ाबेट क्या है? दैट इज़ ए। हम क्या चाहते हैं? हम सिग्मा स्टार बनाना चाहते हैं, सिग्मा स्टार। सो सिग्मा स्टार क्या होगा? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स।
इस पर्टिकुलर इनपुट अल्फ़ाबेट से जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं उन सभी का स्टार, साथ में नल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्लीन क्लोजर। और अगर नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं की जाती तो वो क्या कहलाता है, क्लीन प्लस। तो सिग्मा स्टार हमारा क्या रहने वाला है, सिग्मा स्टार के अंदर आएगा नल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कितनी इस ए की हेल्प से हम क्या सिंगल ए बना सकते हैं, जी हाँ। क्या हम डबल ए बना सकते हैं, हाँ, इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे। ट्रिपल ए भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट सिंबल। तो इस ए सिंबल को यूज़ करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो इस कलेक्शन को, इस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लीन क्लोजर। और क्लीन क्लोजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार। हाँ, ये नल स्ट्रिंग को आप लैम्बडा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। दिस सिंबल यही तो बनाया है, ठीक है रितु। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे सिग्मा में सिंबल्स हैं A, B, 2 हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा स्टार बनाना चाहें तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं इन केस ऑफ A, B स्ट्रिंग, A, B सिंबल। अगर हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में ये 2 सिंबल्स गिवन हैं A और B, तो सिग्मा स्टार में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स का कलेक्शन आने वाला है। सो सबसे पहला नल तो आएगा ही आएगा। नल हमारा कितनी लेंथ का है, 0 लेंथ। यानी कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए 0 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी, नल स्ट्रिंग। 1 लेंथ की स्ट्रिंग सिंगल ए आ सकता है, जी हाँ बिल्कुल। सिंगल बी आ सकता है, बिल्कुल। तो ये कितनी लेंथ की है, 1 लेंथ की। तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग। 2 लेंथ की कितने पॉसिबल, 2 वैल्यू हैं तो 2 लेंथ के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, ए बी, बी ए एंड बी बी, ठीक है। तो ये चारों क्या रहेंगे हमारे, 2 लेंथ की स्ट्रिंग। और इसी तरीके से ए बी एंड अप टू सोन, देन 3 लेंथ एंड देन 4 लेंथ। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। जो भी हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में सिंबल्स गिवन हैं उनकी हेल्प से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लीन क्लोजर, ठीक है। क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, क्लीन प्लस जो होगा वहाँ पे हमारी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाती, क्लीन प्लस, सिग्मा प्लस। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लीन प्लस इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग which can be generated by the symbols from sigma excluding null string। तो ये एक्सक्लूड वर्ड ध्यान रखना है। अगर क्लीन प्लस दिया है, अगर रिप्रेजेंटेशन में प्लस दिया है तो नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, बाकी सभी कॉम्बिनेशन वहाँ पे पॉसिबल होने वाले हैं, होंगे। लाइक सिग्मा में एक ही सिंबल दिया है दैट इज़ ए, तो सिग्मा प्लस क्या होगा, नल स्ट्रिंग होगा नहीं, यानी कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग एब्सेंट है। 1 लेंथ की क्या होगी, सिंगल ए। 2 लेंथ की डबल ए। 3 लेंथ की ट्रिपल ए एंड अप टू सोन। और सिग्मा
में अगर दो वैल्यूज़ गिवन है a कोमा b, तो सिग्मा प्लस क्या होगा, ज़ीरो लेंथ की स्ट्रिंग यानी कि नल स्ट्रिंग तो आपको बनानी नहीं है, नल स्ट्रिंग तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो वन लेंथ की सिंगल ए सिंगल बी हो सकती है, टू लेंथ की ए बी ए एंड बी हो सकती है, एंड थ्री लेंथ की ट्रिपल ए एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से आप क्लीन प्लस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्लीन प्लस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को बात समझ आई या कहीं पे कोई डाउट हुआ? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स ठीक हैं, काम चल रहा है या कहीं पे कोई दिक्कत है? किस किस को आता था पहले से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, साथ में ये भी बताएं, साथ में ये भी बताएं किस किस को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पहले से आता है। क्लियर है? वेरी गुड श्याम, ऋतु, सुषमा, नहीं आता? ओके, सुषमा को आता है, चलो अच्छा है सुषमा। वंदना को थोड़ा बहुत आता है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत आता है तो भी काम चल जाएगा, नहीं आता तो भी चलेगा, और पूरा आता है तो चलना ही है, समझे बात? पूरा आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन बात है। अच्छा, इस सब्जेक्ट का एबीसी भी नहीं आता, चलो परवीन को एबीसी भी नहीं आता, कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी पहली कोशिश रहेगी इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स कराऊं, अदरवाइज तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अपने आप में इतना लेंदी, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर हम पूरा एक महीना भी दे दे तो भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूरा ना हो। लेकिन हमें एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके अपने सिलेबस को कवर अप करना है। तो थ्योरी और पीजीटी एग्ज़ाम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जिस लेवल तक, एक लेवल होता है क्वेश्चंस का कि किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं तो सिखा ही रही हूँ, मेरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। पहले मुझे भी नहीं आता था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। मुझे याद है मैंने मतलब पढ़ा था, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा था कि मैं कभी किसी को पढ़ाऊँगी। ठीक है, उस तरीके से नहीं पढ़ा था कि मैं भी किसी को कभी पढ़ाऊँगी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। और अब आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पता नहीं अपने आप से ही अच्छे लगते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हुआ, डिजिटल हुआ, डिस्क्रीट हुआ, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं। हाँ, जिसमें कैलकुलेशन है वो मेरे फेवरेट है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपने सही पॉइंट पकड़ा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स फेवरेट रहा है। मेरा मैथ्स सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन तक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और मैंने ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तब भी मेरा मेन फोकस था कि मैं जो है आगे भी मैथ्स से ही अपनी मास्टर्स करूँगी। लेकिन पता नहीं किस तरीके से मैं उधर ना जाके और सीएस में घुस गई। अब मेरे सीएस के वो वाले सब्जेक्ट ज़्यादा फेवरेट हैं जिनमें कैलकुलेटिव एरिया है।
हाँ जी, बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट करें, सारी चीज़ें अपने आप से ही कवर हो जाती हैं। जो चीज़ पहले नहीं भी पढ़ी होती तो भी वो अपने आप से समझ आने लग जाती है, लेकिन उसके लिए अपना फुल डेडिकेशन दो। नहीं, मैथ्स से सीएस की लाइन में नहीं, मैथ्स ग्रेजुएशन में था ना, मैथ्स सीएस भी था साथ में। नहीं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सीएस भी था। मेरी एक्चुअली ग्रेजुएशन में बीएससी थी, बीएससी सीएससी, तो मैथ्स फिज़िक्स कंप्यूटर। फिर एमएससी मैथ्स करना था, लेकिन लाइन चेंज हो गई एमएससी सीएस की तरफ। फिर उसके बाद मैंने एमटेक किया, एमटेक सीएस। बीएससी कंप्यूटर साइंस। सो चलिए, आपको फिर कोई और पढ़ाता, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बाकी मुझे मतलब जब तक मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली थी, तब भी मेरे को ये था कि मैं अपनी एमएससी सीएस करने के बाद एक बार एमएससी मैथ्स ज़रूर करूँगी, लेकिन अब नहीं सोचा जाता, टाइम ही नहीं मिलता। ग्रेजुएशन कहाँ से की है? हाँ बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, आप सभी ने सुना होगा नाम तो, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला। और एमएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। हाँ जी, सोनीपत से। क्यों, एमडीयू से क्या होता भाई? नहीं, एमडीयू से नहीं की मैंने। और मेरी जो एमटेक है वो रही मेरी डीक्रस से, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल। एमडीयू में क्या है ऐसा? अच्छी तो एमडीयू। डीक्रस से की है वंदना, डीक्रस्ट, वो भी सोनीपत से ही है। तीन यूनिवर्सिटी में तो घूम चुकी हूँ।
पेपर इतने आसान आते हैं, फिर अच्छा ही तो है पेपर आसान आते हैं। हैं, ये तो अच्छी बात है, पेपर आसान आता है। कुछ करो ना करो पास हो ही जाते हैं। अच्छा जी। मोटा दिमाग यूनिवर्सिटी। भाई एमडीयू की फुल फॉर्म सुन लो, मोटा दिमाग यूनिवर्सिटी। सोनीपत वालों ने फुल फॉर्म बना रखी थी। अच्छा, नहीं मैंने कभी ये फुल फॉर्म नहीं सुनी, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। वीरेंद्र समझी नहीं मैं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं भी, मैंने एमडीयू से नहीं की, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आज ही सुनी है आपने भी। चलो कोई नहीं। अच्छा, रोहतक से हैं परवीन जी, तो आपने एमडीयू से की है अपनी क्वालिफिकेशन शायद, है ना? अच्छा, जीडीसीसी यूनिवर्सिटी, हाँ भाई जीडीसीसी भी यूनिवर्सिटी ही है। सोनीपत का पिछले ये लगा के चलो 25+ ईयर्स से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला हुआ है, जिस इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। भिवानी के सारे एमडीयू से हैं। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू वीरेंद्र। आप सभी बीटेक एमटेक हो? आप सभी स्टूडेंट्स बीटेक एमटेक हो या बीएससी एमएससी और बीसीए एमसीए लाइक मी? अच्छा, बीटेक एमटेक। रितु बीएससी कंप्यूटर देन एमसीए। ओके, बीटेक एमटेक। वंदना बीटेक एमटेक। वीरेंद्र बीसीए एमसीए। नाइस। वंदना मोटा दिमाग यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वंदना ने भी एमडीयू से की है बीटेक एमटेक। चलो अच्छा है। नहीं भाई, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जहाँ से पढ़ते हैं, जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, उनके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप लोगों की क्वालिफिकेशन हो चुकी ना, बस काम ख़त्म। यूनिवर्सिटी का इतना ही काम होता है, यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ाई करो और वापस आ जाओ, अपने काम करो। असली पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होती है, यूनिवर्सिटी तक तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, बस ऐसे ही चलते हैं। कुछ पढ़ाया ही तो नहीं, पढ़ते भी नहीं, समझी बात को? हैं, ऐसे मत बोलो कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ पढ़ते भी नहीं है बच्चे। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं भी नहीं पढ़ती थी। मैं भी नहीं पढ़ती थी, मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं होता था, मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने का, बस मैथ्स पढ़ने का मन करता था। और मैथ्स मुश्किल से ग्रेजुएशन तक तो चलो अच्छा खासा था, 3 सब्जेक्ट थे मैथ्स के, लेकिन एमएससी में तो मैथ्स शायद एक ही उसमें आया था, 1-2 डिस्क्रीट मैथ्स आया था, उसमें इंटरेस्ट था। और एक और मैथमेटिक्स था, पता नहीं कौन सा था, अभी याद भी नहीं। लेकिन उस टाइम पे इतना ध्यान से मैं भी नहीं पढ़ती थी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी जो स्टूडेंट उस टाइम पढ़ लेते हैं, उनको फिर अब नहीं पढ़ना पड़ता, समझे? अगर आप लोग उस टाइम पढ़ लेते बहुत ध्यान से, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अब नहीं पढ़ना पड़ता।
तब नहीं पढ़ा, तभी तो अब पढ़ना पड़ता है। और असली पढ़ाई शुरू ही हमारी कॉलेज लाइफ के बाद होती है, क्योंकि कंपटीशन में आप तब उतरते हैं। जब आप कंपटीशन में आते हैं तभी आप लोगों को पता चलता है आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और अगर नहीं पढ़ा तो ये नहीं होगा, ये पढ़ा तो ये होगा। अच्छा, डिग्री बदलती होती तो बदल लो। अब तो नहीं बदली जाएगी वंदना, कोई बात नहीं। फिर इतनी नापसंद थी, फिर आपने क्यों की? है भाई, इतनी ही नापसंद थी तो क्यों की? खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, कोई बात नहीं। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, टेंशन ना लो, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और जो आपका कॉमन पोर्शन है उसको भी ध्यान रखते रहना। एमटेक भी ये सोच के किया था कि कहीं पसंद आ जाए। फिर एमटेक भी पसंद नहीं आई। चलो कोई नहीं, हो गई ना, अब तो टेंशन छोड़ो, अब तो हो गई है, अब क्या फ़ायदा। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जब मास्टर्स होगी है, ग्रेजुएशन होगी है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो जो होना था वो हो गया। अब तो बस आपको इसी फील्ड में अपना आगे करना है। क्या कर सकते हो आप, वो ढूंढो, अपने आप को सिक्योर करो बस। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, करने लगेगा मन, टेंशन ना लो। पढ़ाई का मन ना करे ऐसा तो इससे तो काम नहीं चलेगा। पढ़ाई का तो मन बनाना पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं करता। ज़बरदस्ती पढ़ो, ना मन हो तो भी पढ़ो, मन को बनाओ, समझाओ मन को कि भाई देख बात ऐसी है, तुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक बात। चलो अब अगर बातें शातें हो गई हों तो क्लास को ऑफ कर ले। अगर बातें शातें हो गई हों तो क्लास को ऑफ कर लिया जाए। देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। ठीक है, ओके जी बिल्कुल। सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू वीरेंद्र। और जैसे ही एग्ज़ाम आए तब तक आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी हो जानी चाहिए, आपको सब कुछ आता हो, सब कुछ आता हो। कॉमन पोर्शन, पेपर 2, कॉमन पोर्शन पे भी ध्यान रखना। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हो ना, तो उसमें जो आपका कॉमन पोर्शन होता है वो आप लोगों की बहुत हेल्प करता है, उस कॉमन पोर्शन को, उस पेपर को क्वालिफाई कराने में। इतना ही रोल आपका सब्जेक्टिव का रहता है, इतना ही रोल आपका कॉमन पोर्शन का रहता है। तो कॉमन पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।